कबूतर घोंसले में बहुत उदास बैठा हुआ था और उसकी पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। इस जंगल की हरियाली देखकर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा। आज तो लूसी बहुत भूख लगी है मुझे। जी कबूतर जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लूसी झाड़ू लगाते हुए जवाब देती है। कबूतर ऐसे ही बातें कर रहा था कि अचानक लूसी को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लूसी, लूसी, तुम ठीक तो हो ना? बंद आंखों से लूसी बोलती है, बहुत भूख लगी है कबूतर जी। लूसी, कितनी बार कहा है तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम अब घोंसले से मत उठना। मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि कहीं कोई काम मिलता है या नहीं। ऐसे कहकर कबूतर जंगल में निकल जाता है। कबूतर कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, लेकिन उसे कोई भोजन नजर नहीं आता। आखिर थक हार कर कबूतर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। वहां से रानो चिड़िया गुजरती है। थकी हुई आवाज में कबूतर रानो चिड़िया को बुलाता है। रानो बहन, यहाँ आए। रानो चिड़िया कबूतर के पास आती है। जी कबूतर भैया, बोले। रानो बहन, कल से मैं और लूसी भूखे हैं। कुछ खाने को है तो प्लीज दे दें। अभी तो मैं बाजार जा रही थी, लेकिन भोजन तो घर है। कबूतर भैया, आप कोई काम क्यों नहीं करते? रानो बहन, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे सांस का मसला है। कोई भी काम करता हूँ सांस फूल जाती है। अब इस बीमारी के साथ भला क्या काम करूं मैं? ये तो है कबूतर भैया, लेकिन कबूतर भैया आप चिंता नहीं करें। मैं भी अपना एक खेत तैयार करने के बारे में सोच रही हूँ। आप मेरे साथ मेरी मदद करना, फिर आप उस खेत से जो मुनाफा होगा उससे ये मौसम आराम से घर बैठकर भी गुजार सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन। रानो बहन, मेरी माँ के पास किसी न किसी खेती के लिए सब्जी के बीज पड़े ही होते हैं। मैं बीज ले आऊंगा। ठीक है कबूतर भैया, फिर आप कल मुझे बड़े पेड़ के पास मिलना। कबूतर अपने घर की तरफ उड़ता है और रानो चिड़िया बाजार की तरफ चली जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया और कबूतर बड़े पेड़ के पास इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर भैया, आप ज्यादा काम करेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, इसलिए आप ऐसा करें, बैलगाड़ी से बीज की बोरियां उठा कर रखें, मैं नदी से पानी भर लाती हूँ। कबूतर बैलगाड़ी के पास जाता है और बोरियां उठाना शुरू करता है। रानो चिड़िया पानी की बाल्टी उठाती है और नदी की तरफ चली जाती है। नदी पर तोता भी पानी भर रहा था। रानो बहन, भोजन का इंतजाम कर ले जल्दी से, बारिशें शुरू होने वाली हैं। अच्छा किया तोते भैया, आपने बता दिया। मैं और कबूतर भैया एक खेती कर रहे हैं, बस बारिशों से पहले खेत तैयार हो जाए। रानो चिड़िया बाल्टी नदी में डालती है, पानी से भरती है, फिर अपने पंजों में बाल्टी को मजबूती से उठाती है और अपने खेत की तरफ उड़ती है। फिर रानो चिड़िया अपने खेत में हल चलाने लगती है। कबूतर भी रानो चिड़िया की पूरी मदद करता है। शाम हो जाती है। हमें एक बेलचे की जरूरत है कबूतर भैया। मेरे घर पड़ा है बेलचा, मैं सुबह ले आऊंगा रानो बहन। फिर अगली सुबह कबूतर बेलचा लेकर खेत में आ जाता है। दोनों मिलकर खेत को पानी देना शुरू करते हैं। खेत को पानी देने के बाद कबूतर और चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तोते भैया बता रहे थे कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, बस हमारा भिंडी का खेत जल्दी से तैयार हो जाए। कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया के खेत में छोटे छोटे भिंडी के पौधे निकल आए थे। दोनों चिड़िया और कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ काले कौवे आ जाते हैं। अरे वाह वाह, बड़े खेत छेद तैयार किए जा रहे हैं। जी गौरी बहन, आप भी भोजन इकट्ठा कर लें, बारिशें शुरू होने वाली हैं। गौरी और कालू कौवा रानो चिड़िया के भिंडी के छोटे छोटे पौधों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हमारा खेत क्यों बर्बाद कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। लेकिन कौवे नहीं रुकते। रानो चिड़िया डंडा उठाती है। डंडा देखते ही दोनों कौवे वहां से भाग जाते हैं। दोबारा कभी इन कौवों को अपने खेत में नहीं आने देंगे हम। दुष्ट कौवे
ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया और कबूतर का खेत तैयार हो गया था। बहुत सुंदर और मोटी ताजी भिंडी पौधों के साथ लगी हुई थी। ये देखकर रानू चिड़िया और कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। रानू चिड़िया और कबूतर अपने अपने घरों से टोकरियां लेकर आते हैं और भिंडी तोड़कर उन टोकरियों में भरना शुरू करते हैं। तभी आसमान पर बादल छाने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया और कबूतर जल्दी से टोकरियों में भिंडी भर लेते हैं और अपने अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। रानू चिड़िया और कबूतर अपने घरों में आराम से बैठे थे। उन्हें भोजन की कोई चिंता नहीं थी। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी थी। तभी रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर कौवे खड़े थे। रानो, हमारी मदद करो, हमारे पास भोजन नहीं है। लेकिन रानू चिड़िया अपना दरवाजा बंद कर देती है। फिर काले कौवे कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भी कौवों की मदद नहीं करता। कौवों ने रानू चिड़िया और कबूतर को बहुत तंग किया था, इसलिए अब वो दोनों भी कौवों की मदद नहीं कर रहे थे। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर सुबह, लेकिन बारिश नहीं रुकी थी। बारिश में कांपते कौवे फिर से रानू चिड़िया के पास आते हैं। रानो, प्लीज हमारी मदद करो, वरना हम भूख से मर जाएंगे। प्लीज हमारी मदद करो। आखिर रानू चिड़िया को कौवों पर दया आ जाती है और रानू चिड़िया कौवों को टोकरी भरकर भिंडी की दे देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आज हम किसी दूसरे पक्षी की मदद करेंगे, तभी कल दूसरे हमारी मदद करेंगे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कवि का भाई भूरा कौवा झरने वाले जंगल का बहुत अमीर पक्षी था। गोरी कवि सागर वाले जंगल में रहती थी। गोरी कवि दिन रात अपने भाई की ही तारीफ करती थी। गोरी कवि और रानू चिड़िया बड़े पेड़ की शाख पर बैठी हुई थी। और रानो, तुम्हें पता है मेरे भाई का घर इतना बड़ा है, उसे साफ करने के लिए 2 मुलाजिम रखे हुए हैं। बहुत अमीर है मेरा भाई। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे सारे साल भर के खर्चे भी देखे जाएं, तो मेरा भाई तो वो खर्च एक ही दिन में कर देता होगा। बहुत पैसा है मेरे भाई के पास। अच्छा, लेकिन गोरी बहन, ऐसा कौन सा काम करता है आपका भाई जो वो इतना अमीर है और इतना पैसा है उसके पास? चिड़िया, तुम ज्यादा चालाक मत बनो। मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा भाई क्या काम करता है। मुझे पता है, फिर तू भी वही काम शुरू कर देगी। गोरी बहन, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आपने नहीं बताना तो ना बताएं। दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी कि वहां तोता आ जाता है। आप दोनों को पता है, झरने वाले जंगल से मेरे भाई का फोन आया था। वो बता रहा था कि आजकल उनके जंगल में चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। क्या सच में मोटी चोंच वाले? फिर तो मेरे भाई को भी खतरा है। वहां रहना मेरे भाई के लिए ठीक नहीं है। वो तो है भी इतना अमीर। मैं जाकर उसे फोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कि वो अपना ख्याल रखे। अगर झरने वाले जंगल में चोरियां हो रही हैं तो चोर मेरे भाई का घर भी लूट सकते हैं। गोरी ऐसा कहकर वहां से उड़ जाती है। ये गोरी कवि तो ऐसे कह रही है जैसे इसका भाई बहुत अमीर हो। जी तोते भैया, अभी गोरी बहन मुझे यही बता रही थी कि उसका भाई बहुत अमीर है। सिर्फ घर की सफाई के लिए 2 मुलाजिम रखे हुए हैं गोरी बहन के भाई ने। वैसे गोरी को देखकर लगता नहीं है कि उसका भाई इतना अमीर होगा। उसके भाई को चाहिए कि कुछ पैसे गोरी को भी भेज दिया करे। तोता हंसने लग जाता है। गोरी कवि घर जाकर अपने भाई को फोन मिलाती है। हेलो भैया, आज वो मोटी चोंच वाला तोता बता रहा था कि आपके जंगल में बहुत चोरियां हो रही हैं। भैया, आप अपना ख्याल रखना। गोरी बहन, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। लेकिन भैया, हुआ क्या है? सब ठीक तो है? अच्छा भैया, मेरे लिए सोने की चूड़ियां ले आना आते हुए। आप तो इतने अमीर हैं। घोरी, फजूल बातें ना करो। जितना कहा है बस उतना करो। ऐसे कहकर बुरा फोन रख देता है।
भैया भी ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई तोहफा तो जरूर लेकर आएंगे मेरे लिए। आखिर मेरा भाई इतना अमीर है। कुछ देर बाद गौरी कवि के घर के बाहर ऑटो की आवाज आती है। गौरी कवि बाहर जाती है। भैया, ये क्या, आप ऑटो में क्यों आए हैं? आपके पास तो अपनी कार हुआ करती थी। सब बताता हूँ गौरी, पहले इस ऑटो वाले को किराया दे दो। गौरी कवि बहुत हैरान होती है। गौरी कवि बहुत हैरान होती है और ऑटो वाले को किराया दे देती है। गौरी कवि और उसका भाई घर के अंदर आ जाते हैं। बुरे भैया, ये तेरी क्या हालत हुई पड़ी है? पहले तो तेरे गले में इतनी मोटी सोने की चेन हुआ करती थी, अपनी कार थी तेरे पास, अब ये सब क्या हो गया है? गौरी बहन, झरने वाले जंगल में एक फाख्ता रहती थी। मुझे क्या पता था, मेरी फूटी किस्मत, कि मैं उसके घर चोरी करने चला गया और उसने मुझे पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। मैं किसी तरह वहां से तो भाग आया, लेकिन अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है। बस अब मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक ये सारा मामला निपट नहीं जाता। भूरे मेरे भाई, लेकिन तू उस फाख्ता के घर चोरी करने क्यों गया था? तू तो इतना अमीर है, तुझे भला क्या जरूरत है चोरी करने की? गौरी बहन, ये सारा माल जो मेरे पास था वो चोरी का ही था, लेकिन फिलहाल मैं वो सब कुछ छुपा आया हूँ। बुरे मेरे भाई, मैं तो अपने जंगल के पक्षियों के सामने इतनी लंबी लंबी छोड़ कर आती हूँ। अगर मेरे जंगल के पक्षियों ने तेरी ये हालत देख ली, वो सब हंसेंगे मुझ पर। इसलिए पहले तू अपनी हालत ठीक कर। मुझे बहुत भूख लगी है गौरी बहन, कुछ खाने को दो। अभी तो घर में कुछ नहीं है, चल आजा, हम दोनों जंगल जाते हैं भोजन खोजने। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं नहीं जाऊंगा। अगर पुलिस आ गई तो वो मुझे पकड़ लेगी। देख भाई, तुझे अपना भोजन खुद ही खोजना होगा, आगे मुझे कुछ नहीं पता। गौरी कवि के भाई को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो गौरी कवि के साथ भोजन की खोज में निकल जाता है। गौरी और उसका भाई भोजन की खोज कर रहे थे कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, आपके भाई आए हैं, बताया नहीं आपने? हाँ हाँ चिड़िया, देख मेरा भाई आ गया, बहुत अमीर है ये। लेकिन गौरी, लग नहीं रहा कि तुम्हारा भाई इतना अमीर होगा। माफ करना बुरे भाई, आपसे अच्छी हालत तो मेरी लग रही है। बस बस चिड़िया, मेरा भाई बहुत तंग आ गया है अमीरी की जिंदगी से, इसलिए अब ये कुछ दिन आम पक्षियों की तरह रहना चाहता है। अच्छा गौरी बहन, मर्जी है आपके भाई की। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन खोजना है। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया भोजन की खोज कर रही थी कि रानो चिड़िया के पास पुलिस ऑफिसर आता है। चिड़िया, क्या तुमने इस कौवे को देखा है कहीं? पुलिस रानो चिड़िया को भूरे कौवे की तस्वीर दिखाती है। पुलिस भैया, इसने क्या किया है? बहुत बड़ा चोर और फ्रॉडिया पक्षी है ये। बहुत सारे इल्जामात है इस पर। क्या सच में? ये तो गौरी बहन का भाई है। रानो चिड़िया पुलिस को गौरी कवि के घर ले जाती है। पुलिस गौरी कवि के भाई भूरे कवि को अरेस्ट करके ले जाती है। रानो चिड़िया, ये तूने क्या किया? तूने मेरे भाई को अरेस्ट करवा दिया। गौरी बहन, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। इस तरह की अमीरी से अच्छा है कि हम पक्षी गरीब रहें, लेकिन सुकून से 2 वक्त का भोजन तो खाते रहें, ना कि किसी दूसरे पक्षी का भोजन छीन कर खाएं। गौरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है। रानो, मुझे थोड़ी पता था कि मेरा भाई ये सब करता होगा। हाँ, लेकिन गौरी बहन, अब तो आपको पता लग गया था, लेकिन आप फिर भी उसका साथ दे रही थी। अच्छा रानो, अब मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ, बुरे को उसके किए की सजा मिल चुकी है। गौरी मन ही मन बहुत शर्मिंदा थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।